लास्ट जो क्लास थी, इस लास्ट क्लास में हमने राजस्थान का अपवाह तंत्र प्रारंभ किया था और उस अपवाह तंत्र में हमने जो हेडिंग डाली थी वो डाली थी आंतरिक अपवाह तंत्र। और आंतरिक अपवाह तंत्र तंत्र के अंदर हमने इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो पढ़ ली थी और वो नदी जो थी उसका नाम था घग्गर नदी। और आंतरिक अपवाह तंत्र की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है कांतली। कांतली कह दो, कांटली कह दो। और यही एक गांव से होकर गुजरती है और वो जो गांव है वो शेखावाटी का महत्वपूर्ण गांव है और उसका नाम है कोटड़ी गांव। और इसीलिए इसे कोटड़ी नदी के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है आंतरिक अपवाह तंत्र की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है, कांतली। कांतली को कांटली भी कहते हैं और कोटड़ी नदी भी कहते हैं। और इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ी, और खंडेला की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है, सिक्कर में। इस नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सिक्कर में होता है। सिक्कर से ये नदी प्रवाहित होकर पहले तो बहती है सिक्कर, सिक्कर से ये आती है झुंझुनू, और झुंझुनू में ये नदी एक स्थान है सुलखनिया गांव। सुलखनिया, और सुलखनिया गांव में आकर ये नदी जो है वो झुंझुनू व चूरू की सीमा पर क्या हो जाती है, लुप्त। यानी कहने का अर्थ है ये नदी मुख्य रूप से सिक्कर व झुंझुनू में क्या होती है, प्रवाहित होती है। आंतरिक अपवाह तंत्र के पूर्ण बहाव की दृष्टि से, यानी कहने का अर्थ है पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। यानी 100 किलोमीटर ये लंबी है और 100 किलोमीटर लंबी ये नदी जो है वो मुख्य रूप से दो जिले सिक्कर और झुंझुनू में क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब इसमें जो हमें याद रखना है वो याद ये रखना है कि उद्गम जो है वो कहाँ से होता है। तो हम देखो उद्गम जो होता है वो होता है खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, नीमका थाना में बहती है, झुंझुनू में बहती है और सुलखनिया गांव में आकर ये लुप्त हो जाती है। अब देखो जब खंडेला की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो ये प्राचीन समय में हम कहते थे कि जब कोई झुंझुनू में इस नदी को पार करता था, जैसे ही पार करता था उसे पता नहीं, मौसम साफ होता था, वर्षा कहाँ पे हो रही है, खंडेला पर, और ये इसको पार करना था। इतने में बहाव ज़्यादा आता है और बहाव ज़्यादा आने के कारण इसको जो है इस बंदे को क्या करता है, बहा कर ले जाता है। इसलिए इसको एक याद रखना, इसे सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। सबसे विश्वासघाती जो नदी है वो कौन सी है, कांटली है। और इसीलिए वर्तमान में शेखावाटी जो है, इस शेखावाटी में राजस्थान में सबसे अग्रणी है और इसीलिए राजस्थान के जो लोग हैं वो इन्हें विश्वासघाती लोगों के रूप में क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। किस कारण से, नदी के कारण से। वैसे शेखावाटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही मधुर होते हैं, काम होता है जो बहुत मीठे बोलते हैं ये। तो हम बात करते हैं शेखावाटी के महत्वपूर्ण लोगों की, शेखावाटी की महत्वपूर्ण नदी की। दूसरी हम बात करते हैं कि ये जो नदी है इस नदी के किनारे नीमका थाना, नीमका थाना कहाँ पे है, सिक्कर में। नीमका थाना सिक्कर में इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित है जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण सभ्यता विकसित है और ये जो सभ्यता है इसे बोलते हैं गणेश्वर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है, जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, वो किस नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। कहाँ पे है, नीमका थाना। नीमका थाना कहाँ पे है, सिक्कर में अवस्थित है। दूसरा हम बात करते हैं इसी नदी के किनारे खेतड़ी, झुंझुनू में। खेतड़ी
झुंझुनू में एक सभ्यता है और जिसे कहा जाता है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता जो है वो झुंझुनू में है और इसी नदी के किनारे है। और गणेश्वर सभ्यता सीकर में है और हम बात करते हैं नीमका थाना में। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। दूसरा, इस नदी के किनारे जो कच्चे कुएं होते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ जो है वो क्या है, कांतली नदी के किनारे कच्चे जो कुएं होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, जोहड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बातें हैं ये हमें कौन सी में याद रखनी है, तो हमें जो है वो कांतली नदी के अपवा तंत्र में क्या करनी है, याद रखनी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है आंतरिक अपवा तंत्र की वो हम बात करेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है उसे बोलते हैं काक नदी, इसे बोलते हैं काकन्य नदी, इसे बोलते हैं मसूरदी नदी। कौन सी नदी, मसूरदी नदी। काक नदी, काकन्य नदी और इसी का नाम क्या है, मसूरदी नदी। अपूर्ण अपवा तंत्र की दृष्टि से या आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी जो नदी है वो कौन सी है, काक नदी है। यानी कहने का अर्थ ये है कि काक नदी जो है वो सबसे छोटी नदी है। काक काकन्य, तो याद रखना आंतरिक अपवा तंत्र की आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी। कोठियारी गांव में कोटड़ी की पहाड़ियाँ, जैसलमेर में पहाड़ी का नाम है कोटड़ी की पहाड़ी। कोटड़ी की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। कोटड़ी की पहाड़ी से ये नदी निकलने के बाद में ये अपना जो जल है वो एक झील में लाकर डालती है और ये जो झील है इस झील का नाम है बुझ झील। बुझ झील है, इस बुझ झील में लाकर अपना जल छोड़ देती है। और याद रखना ये लगभग 17 किलोमीटर लंबी नदी है। अब बुझ झील जो है कहाँ पे है, तो हम बोलते हैं बुझ झील जो है वो जैसलमेर में है। कोटड़ी की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर, जैसलमेर में। जैसलमेर से निकलती है, जैसलमेर में लुप्त हो जाती है और इस झील का पानी मीठा है, इसीलिए इसे मीठी झील के नाम से भी, मीठी झील के नाम से भी क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और इसी झील में जब ये नदी गिरती है इस नदी को मसूरदी नदी के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। एक चीज़ अपने को याद रखनी है कि इस नदी के किनारे जो है वो महेंद्र और मुमल की प्रेम गाथाएँ जो है वो क्या हुई है, चर्चा में रही है। यानी मुमल तो कहाँ से है, मुमल तो लोदरवा, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है। और महेंद्र जो है, महेंद्र अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार। ये राजकुमार है, ये राजकुमारी है। दोनों के मध्य जो प्रेम कथाएं विकसित हुई थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो हम कहते हैं काकन्य नदी, काक नदी। और आपको पता महेंद्र जब मिलने आते थे, किससे मिलने आते थे, मुमल से मिलने आते थे, तो उनके पास एक ऊँट था और ऊँट का नाम क्या था, चित्तल ऊँट। चित्तल ऊँट पर बैठकर पाकिस्तान के अमरकोट का जो राजकुमार है वो मुमल से मिलने आता था। और आपको पता है कि महेंद्र की 7 रानियाँ थी। देखो महेंद्र की 7 रानियाँ थी और उसके बावजूद महेंद्र जो था उसका प्रेम जो है वो किसके साथ हो जाता है, लोदरवा की राजकुमारी मुमल के साथ। और इतना घनिष्ठ प्रेम होता है कि इतनी दूरी पर ये रात को मिलने आते थे और हमेशा हमेशा मिलने आते थे, यानी हर रात को मिलने आते थे। और जब एक बार इनकी रानियों को पता चला तो रानियों ने क्या किया, इस महेंद्र का जो चित्तल ऊँट है, इस चित्तल ऊँट के पैर तुड़वा दिए। अब राजकुमार कैसे आएगा भाई, उनका जो सवारी है वो टूट चुकी है। यानी कहने का अर्थ ये, चित्तल ऊँट के पैर तोड़ दिए तो वो दूसरी ऊँटनी पर आए और उस रास्ता भटक गई थी। और मुमल जो थी वो उनका वेट करते करते सो गई थी। और उसके साथ इनकी एक बहन थी जो विचित्र वेशभूषा के कारण क्या थी, जानी जाती थी, उसका नाम था सुमल। यानी कहने का अर्थ मुमल की बहन थी और बहन जो थी सुमल थी। और सुमल जो थी वो मुमल के साथ पुरुष का भेष बनाकर हमेशा रहती थी और रात में सो गई मुमल और सुमल। जब महेंद्र आया तो देखा कि वो तो किसी पुरुष के साथ सोती हुई है
और अपना जो बेत थी वो वहीं पर घेर कर चला गया। और जैसे ही पता चला मूमल को रात में कि महेंद्र आया था और उसकी बेत पड़ी है, तो वो समझ गई कि कोई ना कोई घटना घटित हुई है और वो चले गए। वो वेट करती रही कई वर्षों तक, महेंद्र नहीं आए। तो एक दिन मूमल गई। जैसे मूमल महेंद्र के पास गई तो रानियों को पता चला। रानियों ने कहा, संदेशा बुलवाया कि सुबह मिलेंगे। तो मूमल वेट करके सो गई और सुबह जैसे उठी तो एक संदेश आया। महेंद्र ने भी सोचा क्यों ना हम मजाक कर लें, और उसने अपने सेनापति को कहा कि आप मूमल को संदेश दे दीजिए कि महेंद्र को रात में हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हुई। जैसे ये बात मूमल ने सुनी, मूमल का वहीं पे देहांत हो गया। यानी ये बात सुनते ही मूमल जो है वो स्वर्गवासी हो गई। और हम कहते हैं कि जैसे ही स्वर्गवासी का सूचना महेंद्र को मिला तो महेंद्र क्या हो गया, पागल हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जितनी सुंदर प्रेम कहानी है ये अपने परवान पर नहीं चढ़ी। तो हम कहते हैं महेंद्र और मूमल की जो प्रेम कथा है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो हम कहते हैं काक नदी, काकन्या नदी। और काक नदी, काकन्या नदी जो है वो कहाँ की है? जैसलमेर की नदी है। और इसलिए हम कहते हैं इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मसूरदी कहा जाता है। तो ये जो है ये काक नदी के बारे में बातें। नेक्स्ट जो नदी है वो हम कहेंगे साबी नदी। साबी नदी इंपॉर्टेंट नदी है साबी। और इंपॉर्टेंट नदी क्यों है उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। साबी नदी, और साबी नदी का जो उद्गम होता है वो जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से होता है। उद्गम जो है सेवर की पहाड़ियाँ, और सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? जयपुर में है। यानी सेवर की पहाड़ियों से एक नदी उद्गमित होती है और इस नदी को क्या कहा जाता है? साबी नदी कहा जाता है। और सेवर की पहाड़ियों से ये नदी उद्गमित होती है। उद्गमित होने के बाद में ये अलवर जाती है। अलवर जाने के बाद में ये अपना जल जो है वो गुड़गांव, और गुड़गांव को वर्तमान में गुरुग्राम कहा जाता है, गुरुग्राम तक जाती है। और गुरुग्राम में ये एक झील में जाकर जो है वो अपना क्या करती है? पानी छोड़ती है। यानी कहने का अर्थ ये है राजस्थान से नदी निकलती है और राजस्थान से निकलने के बाद में ये नदी अपना पानी हरियाणा ले जाती है, और हरियाणा ले जाकर एक झील है नछफगढ़ झील। इस नछफगढ़ झील में अपना जो है वो क्या करती है? जल छोड़ती है। कहाँ बहती है? हम कहते हैं जयपुर, अलवर और हरियाणा में प्रवाहित होती है। इस नदी की जो विशेषता है पहले उस पर बात करते हैं। जैसे हम विशेषताओं की बात करते हैं, एक विशेषता आपको याद रखते हैं, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है जयपुर, और दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है गुड़गांव होता निकलता है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसे पहले तो NH8 कहते थे। NH8 जो है वो जयपुर से गुड़गांव के मध्य संचलित होता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है इसे वर्तमान में जो है वो NH48 के नाम से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। NH48 यानी NH48 जो है वो किसको किससे जोड़ता है? जयपुर को दिल्ली से जोड़ता है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के समकक्ष कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो हम कहते हैं साबी नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। दूसरी विशेषता अगर हम बात करें, या राजस्थान की एकमात्र नदी जो अपना जल जो है वो कहाँ पे ले जाती है? हरियाणा ले। यानी राजस्थान की और कोई भी नदी नहीं है जो अपना जल जो है वो कहाँ पे ले जाती है? हरियाणा ले जाती है। तो एक बात तो हम याद रखेंगे कि जो अपना जल जो है वो कहाँ पे ले जाते हैं? हरियाणा ले जाते हैं। और इसी कारण से इसे हरियाणा में बाढ़ लाने वाली नदी के नाम से भी क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें इस नदी की विशेषता की, तो हम बात करते हैं कि इस नदी के किनारे एक तो सभ्यता जो है वो जोधपुर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? जोधपुर सभ्यता है। यहाँ पे एक सभ्यता हम करेंगे, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता।
और जोधपुरा जो सभ्यता है वो कहाँ पे है? जयपुर में है। और इस सभ्यता की विशेषता है कि ये जो सभ्यता है, ये लोहा युगीन सभ्यता है, जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने किया था 1972-73 में। आर.सी. अग्रवाल ने 1972-73 में इस लोहा युगीन सभ्यताओं का क्या क्या उत्खनन किया। इसलिए जोधपुर सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो हम कहते हैं साबी नदी के किनारे है। दूसरी विशेषता कि नसबगढ़ जो है अलवर, देखो अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड की उपमा दी जाती है। ये स्कॉटलैंड क्या है? पहली बात तो ये स्कॉटलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को क्यों कहा जाता है? अगर हम बात करें कि इस झील के बारे में, यानी नसबगढ़ झील के बारे से पहले एक चीज़ है कि ये अलवर में है और अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड है क्या? तो याद रखना यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में हम बात करते हैं ब्रिटेन, हम बात करते हैं स्कॉटलैंड, हम बात करते हैं आयरलैंड, हम बात करते हैं वेल्स। इनको सामूहिक रूप से यूके, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और स्कॉटलैंड जो है वो एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, शराब उद्योग के लिए। शराब उद्योग जो सबसे प्रसिद्ध विश्व में स्कॉटलैंड का है। और हम कहें राजस्थान में शराब उद्योग जो है वो किसका है? अलवर का। इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड जो है वो किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। तो ये मुख्य बातें जो है वो हमें किस में याद रखनी है? साबी नदी में याद रखनी है। साबी नदी में इतनी ही बात जो है वो आपको याद रखना। दूसरा अगर हम कहें कि साबी कह दो या साहिबा, एक और है साहिबा नदी के रूप में भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। नेक्स्ट नदी जो है उस नदी का नाम रूपानेल नदी। नेक्स्ट जो नदी है उसे कहा जाता है रूपारेल। रूपारेल, रूपारेल नदी। अब रूपारेल जो नदी है, इस नदी की विशेषता, इसे बोलते हैं रूप नारायण नदी। रूपनारायण नदी या रूपारेल नदी। देखो अगर हम बात करें उद्गम जो है वो उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ी। और उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? अलवर में। अलवर में ये उदयनाथ की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी भरतपुर में प्रवेश करती है। और भरतपुर में एक किला है और इस किले को कहते हैं लोहागढ़ किला। और इस किले के चारों ओर एक झील है। इस झील में आकर ये नदी अपना जो है वो क्या करती है? जल छोड़ती है। यानी मैं कहूँ कि ये नदी जो है वो एक तो बहती है अलवर में, दूसरी जो है ये नदी बहती है भरतपुर में, और उसके बाद में ये जो झील है इस झील को बोलते हैं बुज झील। और बुज झील में आकर अपना जल जो है ये डालते हैं। और ये किला जो है इसे बोलते हैं लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ के किले के चारों ओर जो झील है उसे बुज झील बोलते हैं। अब हम कहते हैं कि रूपानेल नदी जो है इसे भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता। अरे बुज झील तो अभी बात की हमने, बुज झील तो जैसलमेर में। इसे बोलते हैं मोती झील। भरतपुर किले के चारों ओर जो झील है उसे बोलते हैं मोती झील। अब हम कहें अलवर जिले में इस नदी को क्या कहते हैं और भरतपुर जिले में इस नदी को क्या? देखो एक नाम तो वराह और एक है लसावरी। यानी कहने का अर्थ ये है, इसे भरतपुर में क्या कहा जाता है? इसे हम बात करते हैं अलवर में क्या कहा जाता है? तो अलवर में इसे कहा जाता है वराह नदी और भरतपुर में इसे कहा जाता है लसावरी नदी। कौन सी नदी है? लसावरी नदी। देखो अगर मैं कहूँ कि रूपारेल जो नदी है इसे अलवर में वराह नदी, भरतपुर में लसावरी नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये मोती झील में अपना पानी डालती है, मोती झील से
एक नहर निकाली गई है और इस नहर को कहा जाता सुजान गंगा। सुजान गंगा नहर, और सुजान गंगा नहर से भरतपुर जो जिला है इसकी पेयजल की व्यवस्था पूरी होती है। इसलिए इस नदी को या इस झील को भरतपुर की एक उपमा दी जाती है, जीवन रेखा। यानी भरतपुर की जीवन रेखा जो है वो किस नदी को कहा जाता है? रूपानेल नदी को कहा जाता है। और यह कहें मोती झील से एक नहर निकाली गई है, सुजान गंगा नहर, और ये सुजान गंगा नहर भरतपुर की जीवन रेखा प्रदान करती है, इसलिए इसे क्या नहीं, भरतपुर की पेयजल की व्यवस्था करती है, इसलिए इसे जीवन रेखा कहा जाता है। अब यहाँ पर याद रखना है कि ये मोती झील जो है ये एक शैवाल के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो शैवाल है इस शैवाल को कहा जाता नील हरित शैवाल। नील हरित जो शैवाल है, इस नील हरित शैवाल के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना मोती झील। यानी मोती झील जो है वो कैल्शियम युक्त या प्रोटीन युक्त जो है वो नील हरित शैवाल क्या करता है? रखता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस नदी के किनारे एक लोहा युगीन सभ्यता है। लोहा युगीन सभ्यता है, कौन सी है? नोह लोहा युगीन सभ्यता है। वो कौन सी नदी के किनारे है? हम कहते हैं रूपारेल नदी के किनारे। कहाँ पे है? भरतपुर में अवस्थित है। तो मुख्य रूप से ये जो विशेषता है ये आपको क्या करनी है? याद रखनी है। तो अभी हमने कौन कौन सी नदियों के बारे में बात की है? सबसे पहले हमने बात की है कांतली नदी की। कांतली नदी के बारे में हम डायग्राम से समझा। उसके बाद में काकन्या मसूरदी नदी, उसके बाद में साबी नदी है, उसके बाद में रूपारेल नदी है। रूपारेल नदी के बाद में अगर हम बात करें एक नदी है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। नेक्स्ट जो नदी है वो रूपनगढ़ नदी है। रूपनगढ़ नदी, और रूपनगढ़ नदी की जैसे ही हम बात करते हैं हमें याद रखना है कि ये जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि रूपनगढ़ जो नदी है, इस रूपनगढ़ नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पे होता है? तो हम कहते हैं नाग पहाड़, या इसे बोलते हैं सलेमाबाद। कहाँ पे है? अजमेर में। अजमेर से ये नदी निकलती है, अजमेर के बाद में नागौर में बहती है। नागौर में बहने के बाद में ये अपना जो जल है वो कहाँ पर लाकर डालती है? ये एक बहुत बड़ी झील है जिसे बोलते हैं सांबर झील। सांबर झील में अपना जल लाकर डालती है कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। उद्गम कहाँ से होता है? तो हम कहते हैं उद्गम जो है वो नाग पहाड़ सलेमाबाद से होता है, और अपना जल जो है वो कहाँ पर डालती है? तो हम कहते हैं अपना जल जो है वो सांबर झील में ले जाकर डालती है। दूसरी जो नदी है वो है मेथा नदी। एक नदी और है जो अपना जल जो है मेथा या मेंढा नदी, और मेंढा नदी या मेथा नदी जो है ये अपना जल जो है वो कौन सी झील में लेकर डालती है? हम कहते हैं ये अपना जो जल है वो सांबर झील में डालती है। उद्गम कहाँ से होता है? तो हम कहते हैं मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। उद्गम जो है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, और मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? जयपुर में है। जयपुर से उद्गमित होती है। जयपुर से निकलने के बाद में अपना जो जल है वो कहाँ पे डालती है? हम कहते हैं सांबर झील में ले जाकर डालती है। इसके अलावा कौन कौन सी जो है नदियाँ हैं जो अपना जल जो वो सांबर झील में ले जाकर डालती है? तो याद रखना, एक तो जो है वो खंडेला नदी है। कौन सी नदी है? खंडेला है। एक नदी का नाम है खारी नदी। एक नदी जो है दंड नदी। ये अपना जो जल है वो मुख्य रूप से कौन सी झील में ले जाकर डालती हैं? ये अपना जो है वो मुख्य रूप से सांबर झील में ले जाकर डालती है। और सांबर झील में हम कहते हैं लवण की जो मात्रा है वो भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% जो नमक है वो केवल और केवल जो है वो सांबर झील उत्पन्न करती है। सांबर झील भारत में आंतरिक क्षेत्र की सबसे बड़ी जो है वो क्या मानी जाती है? खारी झील मानी जाती है। नेक्स्ट जो है वो हम एक नदी के बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे, और ये नदी जो है इस नदी का नाम है बाणगंगा नदी।
बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है बाणगंगा नदी। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके बहुत सारे नाम हैं। बाणगंगा नदी जो है, पहले हम पढ़ेंगे उद्गम कि बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो हम कहते हैं बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर। बैराठ की पहाड़ियाँ, और बैराठ की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? जयपुर में है। दूसरा उपनाम, उपनाम इंपॉर्टेंट है। उपनाम में इसे सबसे पहले अर्जुन की गंगा, और कहते हैं कि महाभारत युद्ध जो 18 दिन चला था उसमें जब अर्जुन के घोड़ों को प्यास लगी थी या पांडवों को प्यास लगी थी तो कृष्ण भगवान के कहने पर अर्जुन ने तीर चलाए थे और जहाँ से पानी निकला उसे नाम दे दिया अर्जुन की गंगा। और अर्जुन की गंगा को ही दूसरा नाम है रुंडित नदी। रुंडित नदी यानी पहले ये अपना जल सीधा का सीधा यूपी में यमुना नदी में ले जाकर डालती थी, लेकिन वर्तमान में इसका जल जयपुर में और अलवर के बीच में ही समाप्त हो जाता है, पानी पहुंचता नहीं है। और ऐसी नदी जो पहले अपना जल सीधा मुख्य नदी में डालती थी और वर्तमान में मुख्य नदी तक नहीं पहुंचती, उस नदी को क्या कहा जाता है? रुंडित नदी कहा जाता है। तीसरी जो विशेषता है इसे कहा जाता है ताला नदी। ताला नदी पांडवों द्वारा निर्मित है, अर्जुन द्वारा निर्मित है, और प्राचीन गाथाएं जो थी उनमें ये कहा जाता था कि इस नदी पर आप मनोकामना मांगकर अगर ताला डाल दिया जाए तो उसकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। तो ऐसे ही कहा चलते चलते लोग ताले लेकर पहुंचने लगे, अपनी मनोकामना मांगने लगे, और मनोकामना मांगकर ताला जो है वो इस नदी में डाल दिया जाता है, और इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? ताला नदी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो नदी है ये कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है। अब कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है, तो जैसे हम बात करते हैं इस नदी के बारे में तो हमें याद रखना है कि ये नदी उद्गम कहाँ से होती है? जयपुर से होती है। जयपुर से होने के बाद में ये नदी जो है पहले जाती थी, अब नहीं जाती। कौन सी नदी? यमुना। जयपुर से ये निकलती है दौसा। दौसा अलवर की सीमा बनाते हुए ये कहाँ पे जाती है? भरतपुर में जाती है, और भरतपुर में जाकर ये जो नदी है वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। पहली बात, कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर से। जयपुर से दौसा अलवर की सीमा बनाते हुए भरतपुर में जाती है। पहले भरतपुर से यूपी में चली जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये यूपी में नहीं जाती है। इस नदी की विशेषता जैसे हम करते हैं तो हमें याद रखना है कि इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम है जमुआ रामगढ़ का बांध। जयपुर में बांध है और इसका नाम है जमुआ रामगढ़ का बांध। जमुआ रामगढ़ का बांध जो है वो जयपुर की पेयजल की व्यवस्था करता है। वैसे हम बात करते हैं बनास नदी पर अवस्थित जो बांध है बिशलपुर, वो जयपुर की पेयजल की व्यवस्था करता है, लेकिन उसके अलावा हमें याद रखना दूसरा जो बांध है वो है कानोता बांध। कौन सा है? कानोता बांध। कानोता बांध इसी नदी पर एक बांध है जिसको बोलते हैं कानोता बांध। और भरतपुर में इस पर है केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है वहाँ के पानी के लिए अजान बांध, और यहाँ से खूब बार प्रश्न आया है। अजान बांध जो है वो क्या करता है? केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी जो अभ्यारण्य है उसको पेयजल की क्या करता है? व्यवस्था करता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस नदी के किनारे ये व्यवस्था। दूसरी, इस नदी के किनारे जो है वो इस नदी के किनारे जो है वो एक शिलालेख, हम कहते हैं एक सभ्यता मिली है जिसे बोलते हैं बैराठ की सभ्यता। और बैराठ की सभ्यता आप सबको पता है कहाँ पे है? जयपुर में है। और ये जो सभ्यता है ये अशोक से संबंधित है। हम कहते हैं अशोक का जो भाबरू शिलालेख है, भाबरू शिलालेख जो है वो इसी से संबंधित है। तो एक चीज़ तो अपने को ये याद रखनी है, बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर में हैं
वहाँ से एक नदी निकलती है, अर्जुन ने निकाली थी अर्जुन की गंगा। रुंडित नदी अपना जल सीधा पहले यमुना में डालती थी, वर्तमान में नहीं डालती, और इसे बोलते हैं ताला नदी के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि इसमें महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं विराटनगर बेराट में। दूसरी हम बात करते हैं इसके किनारे 3 बांध है, जमुआ रामगढ़ बांध, कानोता बांध, अजान बांध भरतपुर में है, जयपुर के अंदर अवस्थित है। जयपुर में पेयजल की व्यवस्था जमुआ रामगढ़ बांध से होती है, मुख्य पेयजल की व्यवस्था बिसलपुर बांध से होती है। तो ये जो बातें हैं ये हमें कौन सी नदी में याद रखनी है, ये रखनी है बाणगंगा नदी में। अगर प्रश्न आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर प्रश्न आ रुंडित नदी किसे कहा जाता है, अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है, तो बाणगंगा। अगर प्रश्न आ जाए बाणगंगा नदी कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। तो ये जो है ये मुख्य रूप से जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र हो गया। आंतरिक अपवाह तंत्र में हमने मुख्य रूप से पहली जो नदी थी वो हमने की थी घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाद में दूसरी हमने की थी कांतली नदी, तीसरी हमने की थी काकन्य नदी या मसूरदी नदी, चौथी हमने की थी साबी नदी, पांचवी हमने की थी रूपानेल नदी। एक जो नदी थी वो अलवर से निकली थी जिसे रूपनगढ़ नदी के नाम से जानते हैं, रूपारेल हो गई। रूपारेल के बाद में रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी के बाद में हमने बात की है बाणगंगा नदी, और हमने खारी, खंडेला, ढंड, ये जो है ये मुख्य रूप से सांबर झील के बारे में बात कर ली कि सांबर झील में 5 नदियां अपना जल जो है वो लाकर डालती है। उसमें रूपनगढ़ है, मेथा या मेंढा है, खंडेला है, खारी है और ढंड। ठीक है, ये जो है ये आंतरिक अपवाह तंत्र हो गया। नेक्स्ट अपवाह तंत्र जो है वो हम पढ़ेंगे अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।